राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेशर्म बहू। रत्ना जी सुबह की सैर के लिए पार्क में गई हुई थी। तभी उनकी पड़ोसन मधु जी वहां आई और उनसे राधे कृष्णा करके बोली कि कल मैंने आपकी बहू को देखा था। ना उसके सिर पर पल्लू था, नहीं आंखों में शर्म, लिपस्टिक और काला चश्मा लगाए उड़ी चली जा रही थी स्कूटी पर। आप कैसे झेलती हैं उसकी इन हरकतों को? रत्ना जी के कुछ कहने से पहले ही वह फिर से कहने लगी, वैसे आपकी क्या गलती है? नौकरी वाली बहू खुद आप ही तो चुन कर लाई है अपने लिए। अब यह सब तो होना ही था। पड़ोसन मधु बोली और रत्ना जी का जवाब सुने बिना ही मुंह बनाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। रत्ना जी का मुंह कुछ बोलने के लिए खुला, पर फिर उन्होंने उसे जाते हुए देखा, फिर अपने घर की ओर चल दीं। आज मधु जी ने सुबह की सैर करते वक्त ही उनका मूड खराब कर दिया था। यह पहली बार नहीं था जब मधु जी ने रत्ना जी से उनकी बहू के बारे में कुछ अनाप शनाप कहा था। उन्हें जब भी मौका मिलता था वह रत्ना जी की बहू को ताना देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। साथ ही रत्ना जी को यह एहसास कराती थी कि उनकी बहू कितनी बेशर्म है। असल बात तो यह है कि बबीता इस मोहल्ले की पहली बहू है जो नौकरी करती है। इस बात से भी मोहल्ले की सभी औरतें रत्ना जी और बबीता से चिढ़ती है। रत्ना जी की अपार इच्छा थी कि उनकी इकलौती बहू नौकरी वाली हो, क्योंकि वह शुरू से ही खुद भी नौकरी करना चाहती थी। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों और समाज के दबाव में आकर उन्होंने नौकरी नहीं की। उन्होंने हर तरह के दबाव झेले, मानसिक और शारीरिक पीड़ा सही। इसीलिए वह चाहती थी उनकी बहू नौकरी करने वाली हो और वह आत्मनिर्भर हो, जिससे उसे कभी भी किसी के भी सामने हाथ न फैलाने पड़े। वह उस मुकाम पर पहुंचे जहां वह कभी खुद पहुंचाना चाहती थी। उनकी यह अभिलाष तब पूरी हुई जब मोहल्ले के बैंक में बबीता ब्रांच मैनेजर बनकर आई। इस बैंक में रत्ना जी का खाता भी था और उनके पति की पेंशन भी आती थी। अक्सर बैंक जाने के कारण उनकी बबीता से मुलाकात होने लगी। बबीता के स्वभाव और अपनेपन से ही महीने भर में रत्ना जी का दिल बाग बाग हो गया और वह उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने देखने लगी। फिर एक दिन उन्होंने अपने बेटे के रिश्ते की बात हिचकते हुए बबीता से बोल दी। बबीता भी रत्ना जी के उन्मुक्त विचारों से बहुत प्रभावित थी। उसने उनकी बातों को सकारात्मक ढंग से लिया। बबीता की मां तो नहीं थी, बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उसके पिता ने उसे पूर्ण आज़ादी दे रखी थी कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगा। रत्ना जी की बात सुनकर बबीता ने उनके बारे में अपने पिता को बताया और अपने पिता से बात कर शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन शादी के बाद कुछ कथित तौर पर खुद को परंपरावादी कहलाने वाले लोग बबीता के आधुनिक कपड़ों और व्यवहार पर ताना करने लगे। जब तक वह उस मोहल्ले की बहू नहीं थी तब तक किसी को उसके व्यवहार और प्रधान पर आपत्ति नहीं थी, परंतु जैसे ही उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और बहू के नाम की चुनरी ओढ़ी, तभी से उसे और रत्ना जी को इस तरह के कटाक्ष झेलने पड़ रहे थे। एक दिन बबीता लगभग दौड़ती हुई सी स्कूटी लेकर घर के अंदर आ रही थी। तब रत्ना जी ने उससे पूछा, क्या हुआ बबीता, यूं भागती हुई क्यों आ रही हो? इतनी तेज स्कूटी में ब्रेक लगाया तुमने, कहीं गिर जाती तो? रत्ना जी की बात सुनकर बबीता बोली, माँ वह ऋचा आंटी आज सब्जी बाजार में मिल गई थी। मैंने सोचा बैंक से लौटते हुए सब्जी ले लेती हूँ, तो सब्जी लेते हुए जब हेलमेट उतार रही थी तो मेरे सर से स्टॉल गिर गया था। मैं स्टॉल सर पर डाल ही रही थी कि उन्होंने मुझे देख लिया। जब मैं नमस्ते कहा तो नमस्ते का जवाब दिए बिना बोली, अभी तो बहू बनी हो, अभी से दुपट्टा गिराने लगी। हमें देखो, उम्र के इस पड़ाव में भी यह सिर हमेशा ढका रहता है। अरे मेरी छोड़ो, अपनी सास से ही कुछ सीख लो।
उन्हें तो हमने कभी नहीं देखा तुम्हारी तरह। बबीता ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तब रत्ना जी बोलीं। तूने क्या जवाब दिया बहू? सॉरी बोल दिया माँ। माँ मैं कल से हेलमेट नहीं लगाऊंगी और ठीक से दुपट्टा सिर पर लपेट लूंगी। सोचती हूँ यह जीन्स पर डालने वाले स्टॉल छोड़कर सलवार कमीज वाला दुपट्टा रखूं या फिर स्कूटी छोड़कर रिक्शा में चली जाऊंगी। वैसे भी बैंक ज्यादा दूर नहीं है, बबीता ने घबराते हुए कहा। तब रत्ना जी ने उसे समझाते हुए कहा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी बहू। जिस तरह तू अपने आप को कंफर्टेबल समझे उस तरह रहे। सर पर से दुपट्टा गिरना कोई अपराध नहीं है और न ही कोई सम्मान देने का प्रतीक है। सम्मान व्यवहार और प्यार से दिया जाता है, जो तुम मुझे और अपने ससुर जी को देती हो। दूसरों की बात से तुम्हारा इस तरह से विचलित होना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में इसीलिए पसंद किया है क्योंकि मुझे आत्मनिर्भर और आत्मरक्षक लड़कियां पसंद है और क्योंकि मैं चाहकर भी उस प्रकार की नहीं बन पाई जिस प्रकार की मैं बनना चाहती थी। सभी के ताने सुनकर बर्दाश्त किया और जीती रही। अरे जमाने का क्या है, जो दिल में आया वह बोल देते हैं। आज तुम्हारे सिर ढकने को बोल रहे हैं, कल तुम्हारी नौकरी पर बोलेंगे। क्या क्या छोड़ोगी तुम? रत्ना जी ने उसे समझाते हुए कहा। रत्ना जी की बात पूरी होने के बाद बबीता बोली। लेकिन माँ ऋचा आंटी सही ही तो बोल रही थी ना कि आप अभी तक सर पर पल्लू रखती हो और मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ, बबीता ने धीमी आवाज में कहा। तब रत्ना जी ने बबीता को समझाया कि इस उम्र में सिर पर पल्ला रखना मेरी सोच है, जो मुझे पसंद है। यह मैंने किसी के कहने या किसी को खुश रखने के लिए नहीं लिया। तुम मेरी तरह नहीं अपनी तरह रहो। बहू तुम बाहर नौकरी पर आती जाती हो, कभी शहर में तुम्हारी मीटिंग होती है, कभी तुम्हें इंस्पेक्शन पर जाना होता है। फिर तुम किस तरह इस प्रथा का निर्वाह करोगी? विवाह के बाद ही मैंने नेग में तुम्हें परिधान और विचार व्यक्त की स्वतंत्रता दे दी थी। फिर भी तुम ऋचा को बिना जवाब दिया गई। यह पहली बार नहीं कई बार हुआ है। वह तुम पर उंगली उठाती है, फिर भी तुम उसकी बातों की परवाह करती हो। रत्ना जी के इस प्यार को समझते हुए बबीता ने कहा। माँ मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती जिससे आपको ताने सुनने पड़े या पापा जी के सम्मान पर कोई आंच आए। इसीलिए मैं वह सारी परंपराएं मानने और निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं ज्यादातर इसीलिए चुप रहती हूँ कि कहीं मेरे अपनी बात रखने से वह ज्यादा बुरा मान गई और आपको आकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यही वजह है कि मैं ताने मारने वाली आंटी को बिना जवाब दिए वापस आ जाती हूँ। बबीता उदास होकर बोली। बबीता के सरल व्यवहार से रत्ना जी अवगत थी। उसके संस्कार ही उसे किसी को दुख पहुंचाने और अपमानित करने की अनुमति नहीं देते थे। फिर भी रत्ना जी बबीता से बोली कि तुम वही बबीता हो जिसके आत्मविश्वास को देखकर मैं और तुम्हारे ससुर जी फिदा हो गए थे और मेरा बेटा भी तुम्हें इसी रूप में पसंद करता है। सिर्फ सिंदूर लगाकर बहू के रूप में आने पर तुम पुरानी बबीता को भूल रही हो। ये ऋचा और मधु को किसने हक दिया कि वह तुम्हें जज करें? उन्हें अपने घर को देखने दो। उनकी बहू सिर से दुपट्टा नहीं गिराती, लेकिन अपनी आदर्श सास को आड़े हाथों लेती है। सम्मान की बात तो दूर, उनकी कही एक बात का भी पालन नहीं करती। रोज के झगड़ों की आवाज मधु के घर से बाहर सड़क तक आती है। रत्ना जी बबीता को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी दोनों सास बहू की बातों को सुनकर बबीता के पति और ससुर भी अपने कमरों से बाहर आंगन में आ गए। अपना एटीट्यूड दिखाया करो बहू, पढ़ी लिखी हो, सही गलत का फैसला खुद ले सकती हो। किसी गैर की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान पर उंगली उठाए या तुम्हारे परिधानों पर टिप्पणी करे। वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है और तुम चुपचाप वापस आ जाती हो। उन्हें इतनी तवज्जो देने की क्या जरूरत है?
जिंदगी में एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। ज्यादा सरल होने से लोग उन्हें कमजोर समझने लगते हैं। एटीट्यूड तुम्हें तुम्हारी और दूसरों को उनकी औकात समझाता है। ससुर जी ने तेज आवाज में बबीता को समझाया। बबीता अपने पति को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे बात समझ में आ गई थी। रत्ना जी ने और ससुर जी की इन्हीं बातों से प्रभावित होकर उसने इस घर की बहू बनने का फैसला किया था। आज उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। उसने अपने ससुर जी की बातों को अपने दिल में बसा लिया और रत्ना जी के गले लग गई। अगले दिन बैंक में किसी अकाउंट के टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के सिलसिले में बबीता को ऑफिस से लौटने में 9 बज गए। अपनी सासू माँ को व्हाट्सएप पर उसने इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए रत्ना जी उसे लेने बैंक पहुंच गई थी। बबीता ने उन्हें स्कूटी के पीछे बिठाया और घर की तरफ चल पड़ी। अरे बबीता, आज इतनी रात को वापस आ रही हो? ऑफिस में सारे लोग रुके थे या सिर्फ तुम रुकी थी अकेली? और लो, अब रत्ना तेरी ड्यूटी लग गई कि बहू को ऑफिस से वापस लाओ। पड़ोसन मधु ने उपहास किया, जो अपने घर के बाहर चबूतरे पर थी और पड़ोसन ऋचा के साथ बैठकर अपनी बहू की बुराई कर रही थी। रत्ना जी ने स्कूटी से उतरकर कहा, क्या बात है मधु, तुम क्यों परेशान हो रही हो यह सोचकर कि बबीता अकेली थी या किसी के साथ? एक बात बताओ, अगर बेटी होती तो वह भी जाती ना? फिर बहू क्यों नहीं? और तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, दूसरे के परिवार में टांग मत अड़ाया करो। मधु एकदम से मुंह बनाते हुए बोली, अरे हमने ऐसा क्या कह दिया रत्ना, जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? जवान बहू देर से घर आएगी तो लोग पूछेंगे ही। इस बार मधु और ऋचा दोनों सामने आकर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। तभी बबीता बोल पड़ी, माँ, इन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा कि बुरा माना जाए। बात दरअसल यह है कि उनके घर में कोई नौकरी नहीं करता, इसलिए इन्हें पता नहीं है कि ऑफिस से कभी कभी देर से आना स्वाभाविक है। अब यह टैक्स अटैचमेंट जैसी बात कहाँ समझेगी? इनका घर शिक्षा के माहौल से काफी दूर है। इन्होंने अपनी पोतियों को भी पढ़ाना बंद कर दिया और उन्हें ससुराल भेजने की तैयारी कर रही है। खुद जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रही, वही अधिकार अपनी पोतियों से भी छीन रही है। परसों मधु आंटी बैंक आई थी अपनी पोतियों के साथ पैसे निकालने, और विड्रॉ भी कैशियर ने फाइल किया, क्योंकि ना तो दादी और नहीं पोती को यह समझ आता है कि उसे कैसे भरना चाहिए। अभी देखो, इतनी रात गए दोनों आंटी अपने अपने घर के दुखड़े रो रही है। अगर यह किसी के परिवार में टांग नहीं अड़ाएंगी तो दिन कैसे बीतेगा इनका? जिंदगी जीने के चटपटे मसाले की भी तो जरूरत होती है, बबीता ने मुस्कुराते हुए बोला और रत्ना जी का हाथ पकड़कर घर के अंदर चली गई। ऋचा और मधु से भी शर्म के मारे खड़ा नहीं हुआ गया और तेजी से अपने अपने घर के अंदर चली गई। उन्हें बबीता से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। आज उन्हें अपनी बेइज्जती का एहसास कर रहा था। रत्ना जी ने अंदर जाकर अपने पति और बेटे को बाहर की सब बातें बताई तो सबने बबीता को शाबाशी दी और कहा, अपने हक के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है। थोड़ी देर की बातचीत कर सब खाना खाकर सो गए। अगले दिन बबीता ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, आज मैं हेड ऑफिस जा रही हूँ तो यह कोट पैंट पहन लेती हूँ, मीटिंग है मेरी अपने सीनियर्स के साथ। बबीता सुबह सुबह रत्ना जी के गले लगकर बोली थी। रत्ना जी बोली, हाँ बेटा, यह बहुत सुंदर है, इसे पहन लो। और जब बबीता तैयार हुई तो दोनों सास ससुर उसे निहारते रह गए। बबीता का पति उसे गाड़ी से छोड़ने जाने लगा तो बबीता ने खुद से कार ड्राइव करने की बात की। जैसे ही बबीता गाड़ी निकालकर बाहर आई तो मधु और ऋचा आंटी घर के बाहर चबूतरे पर खड़ी दिखी। उन्हें देखकर रत्ना जी का मुंह बन गया और वह बड़बड़ाते हुए बोली, है भगवान, सुबह सुबह फिर यह दोनों फिर कुछ बोलेंगी और मेरी बहू का मूड खराब होगा। यह सोचकर रत्ना जी ने बबीता को जल्दी जाने का संकेत किया,
लेकिन बबीता ने गाड़ी से उतरकर उन दोनों के सामने ही अपने सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस बार हर बार की तरह दोनों पड़ोसी आंटियों को नमस्ते भी नहीं बोला। आज उसने कोट पैंट पहन रखा था, सिंदूर भी थोड़ा सा, और एक हाथ में कड़ा और एक हाथ में घड़ी पहन रखी थी। सर पर कोई स्टॉल या दुपट्टा नहीं था। लेकिन आज एक आश्चर्य की बात हुई। दोनों आंटी अपनी नज़रों को झुकाए हुए बबीता के जाने का इंतजार करती रही। बबीता के उस रात की बात और उसके आज के एटीट्यूड ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। बबीता ने उन्हें देखकर हान बजाया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। बबीता के सास और ससुर अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। आज उनकी बहू ने अपना एटीट्यूड दिखाकर उन दोनों की बोलती को बंद कर दिया था। दोस्तों, सम्मान उसी को देना चाहिए जो इसके लायक हो। अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर किसी को इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए कि वह आपकी खुशी ही छीन ले, चाहे वह घर परिवार का हो या आपका पड़ोसी या फिर कोई और। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।